हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस 8 में। तो आज इस वीडियो में इकोनॉमिक्स के चैप्टर 4 का थ्योरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर 4 जिसका नाम है पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फॉर्म का सिद्धांत। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा यानी परफेक्ट कंपटीशन ये क्या चीज होता है। ये जो होता है ये एक बाजार का रूप होता है जिसमें क्रेता यानी बायर और विक्रेता यानी सेलर की संख्या अधिक होती है, अर्थात इसकी संख्या की कोई सीमा नहीं होती है। ये एक ऐसा सिचुएशन है, ऐसा मतलब रूप है बाजार का परफेक्ट कंपटीशन यानी पूर्ण प्रतिस्पर्धा, जिसमें क्रेता और विक्रेता यानी बायर और सेलर की संख्या सबसे ज्यादा होती है और इसकी संख्या की कोई लिमिट नहीं होती यानी कोई सीमा नहीं होता है। और पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में कोई एक उत्पादक क्रेता या विक्रेता के कारण बाजार में वस्तु की कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका कहने का मतलब यह हुआ कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में अगर बाजार में एक उत्पादक, एक क्रेता या फिर एक विक्रेता घट जाता है या फिर बढ़ जाता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है किस पर, वस्तु की कीमत पर। किस पर? वस्तु की कीमत पर, यानी बाजार में जो वस्तु बेची जा रही है उसकी कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है एक उत्पादक, एक क्रेता या फिर एक विक्रेता के घटने या बढ़ने से। यही चीज आपको कह रहा है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा यानी परफेक्ट कंपटीशन क्या चीज होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा के महत्वपूर्ण लक्षण या क्या क्या लक्षण है पूर्ण प्रतिस्पर्धा के यानी परफेक्ट कंपटीशन के। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में बाजार में ज्यादा से ज्यादा क्रेता और विक्रेता उपस्थित रहते हैं। ये एक तरह से लक्षण हुआ किसका? पूर्ण प्रतिस्पर्धा का। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में क्या होता है कि बाजार की स्थिति में सबसे ज्यादा एक तरह से सेलर और बायर उपस्थित रहते हैं। बाजार में उपस्थित क्रेता और विक्रेता यानी बायर और सेलर को बाजार का पूरा ज्ञान होता है, यानी बायर और सेलर को सब चीज पता होता है कि बाजार में कौन सा चीज कौन सा रेट पर मिल रहा है, कौन सा प्राइस कौन सा कीमत पर मिल रहा है। एक तरह से सब चीज उसको पता होता है कि कौन सा चीज को बनाने में कितना ज्यादा पैसा खर्च होता है। सब चीज उसको एक तरह से स्टेप बाय स्टेप सबका ज्ञान पता होता है। कोई एक उत्पादक या फर्म बाजार पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकता, यानी कोई एक उत्पादक अगर अपना एक तरह से प्रभाव डालना चाहेगा बाजार पर, कोई एक फर्म अगर अपना प्रभाव डालना चाहेगा बाजार पर, तो वो नहीं डाल सकता। ये एक तरह से इम्पॉसिबल वाली बात हो जाती है। कहने का मतलब ये कि कोई एक उत्पादक अगर अपना काम बंद कर देता है या फिर कोई फर्म अपना उत्पादन बंद कर देता है तो उससे बाजार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। अब बाजार में फर्मों का प्रवेश तथा बहिर्गमन स्वतंत्र होता है। फर्मों का प्रवेश, फर्म का जो प्रवेश होता है एक तरह से स्वतंत्र होता है, यानी कोई भी फर्म एक तरह से बाजार में आकर के अपना उत्पादन चीज बनाएगा, उसको एक तरह से सेल करेगा, बायर एक तरह से उसको बाजार में बेचेगा। ये उसका एक तरह से स्वतंत्र होता है, ठीक है। उस पर कोई एक तरह से रोक नहीं होता। और बहिर्गमन पर भी एक तरह से स्वतंत्र होता है, ठीक है। और बहिर्गमन का जो मतलब होता है, बहिर्गमन का क्या मतलब होता है कि फर्म का बाजार में प्रवेश करना तथा त्यागना, यानी एक तरह से प्रवेश करके फिर छोड़ देना, यानी बाजार में आना और उसको एक तरह से उसको अगर नहीं पोसाएगा वो फर्म को, तो वो एक तरह से उसको त्याग भी सकता है, वो उसको बाजार को छोड़ भी सकता है। इसी का अर्थ क्या होता है, यानी बहिर्गमन का अर्थ यही होता है, ठीक है। हर कठोर यानी हर फर्म कठोर रूप से लाभ अधिकतम करता होता है, यानी हर फर्म जो होता है कठोर रूप से यानी एक तरह से अपना हार्डनेस जो होता है एक तरह से ज्यादा मेहनत करता है एक तरह से लाभ कमाने के लिए, यानी ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने के लिए। वही बात आपको कह रहा है कि हर फर्म कठोर रूप से लाभ अधिकतम करता होते हैं। साथ ही उत्पादन करने का निर्णय फर्म पूर्ण प्रतिस्पर्धा में स्वयं करती है, ठीक है। यानी परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि फर्म कितना उत्पादन करेगा, कितना ज्यादा नहीं करेगा, एक तरह से सारे चीज का जो निर्णय लेता है वो कौन लेता है? फर्म खुद लेता है कि हमको कितना चीज का उत्पादन करना है, कितना चीज का उत्पादन नहीं करना है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा के लक्षणों का वर्णन करें, आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन से पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। यानी पूर्ण प्रतिस्पर्धा के महत्वपूर्ण लक्षण क्या क्या है, ये फिर यानी क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये जो चीज है ये आपको बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के लगभग पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, ठीक है। चांस बनता है पूछे जाने का, इसलिए आप लोग नोट्स बनाते हुए चलिए। पूर्ण प्रतिस्पर्धा क्या है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा के महत्वपूर्ण लक्षण क्या क्या है वो सब हम पढ़ लिए। अब आगे हम समझते हैं कि कीमत स्वीकारक का व्यवहार क्या होता है। देखिए, कीमत स्वीकारक यानी फर्म की दृष्टि से कीमत स्वीकारक का मतलब होता है कि फर्म को यह जानकारी प्राप्त होती है कि अगर वह उत्पादित वस्तु की कीमत, जो वस्तु फर्म उत्पादन कर रहा है, जो बना रहा है, बाजार की कीमत से ज्यादा रखती है, वह उसे बेचने में असमर्थ होंगे, यानी एक तरह से वो नहीं बिकेगा। यानी फर्म अगर कोई भी चीज का उत्पादन करता है, अगर उसका दाम यानी उसका कीमत अगर ज्यादा कर देगा, बढ़ा देगा, तो वो उस चीज को बेचने में क्या होंगे? असमर्थ होंगे। अर्थात वस्तु की निर्धारित कीमत बाजार कीमत के समान या कम हो तो वह बेचने में सफल होंगे। यानी जो उत्पादन कर रहा है, जो फर्म जो चीज का उत्पादन कर रहा है, तो उसको अगर एक तरह से उसका जो कीमत है उसका कीमत को अगर घटा देंगे या फिर बाजार की कीमत के समान कर देंगे तो वो चीज को वो बेच सकता है, बेचने में सफल हो सकता है। यही आपका कीमत स्वीकारक का व्यवहार, यानी कीमत एक तरह से कीमत को स्वीकार करना पड़ता है। हर एक फर्म को बाजार में जो कीमत चलती है, हर एक फर्म को वो कीमत स्वीकार करना पड़ता है। और कीमत स्वीकारक का जो व्यवहार
व्यवहार होता है वो इस प्रकार होता है। ठीक है, अब हम समझते हैं कीमत स्वीकारक, हम समझ लिए इसका व्यवहार कैसा होता है। अब हम समझते हैं संप्राप्ति, यानी संप्राप्ति क्या होता है, जिसको कहते हैं रेवेन्यू। ठीक है, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, रेवेन्यू कहते हैं, संप्राप्ति। देखिए, फर्म उत्पादित वस्तुओं को बाजार में बेचता है तथा वह मुद्रा अर्जित करता है, जिसे क्या कहते हैं, संप्राप्ति कहते हैं। यानी फर्म जितने भी सारे वस्तु का निर्माण करते हैं वो सबको क्या कहते हैं, एक न एक दिन बाजार में बेचते हैं, अपना एक तरह से अपना प्रोडक्ट को बाजार में लॉन्च करते हैं, उसको बेचते हैं, उससे जो अर्जित होता है, जो भी मुद्रा मिलता है, जो भी बैलेंस मिलता है, उसी को क्या कहेंगे, रेवेन्यू कहेंगे। रेवेन्यू कहा जाता है, उसको संप्राप्ति कहा जाता है हिंदी में। अर्थात फर्म अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं का बाजार में विक्रय करके संप्राप्ति अर्जित करता है, यानी बाजार में बेच करके संप्राप्ति अर्जित करता है, उसी को क्या कहेंगे, रेवेन्यू कहेंगे। यानी जो एक तरह से जो टोटल एक तरह से जो मिलता है रुपया उसको बेचने में, कोई भी एक तरह से वस्तु को बेचने में, फर्म कोई भी वस्तु को बेचता है उसको जो टोटल मुद्रा मिलता है, रुपया मिलता है, तो उसी को क्या कहेंगे, संप्राप्ति यानी रेवेन्यू कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आपको बताया जाएगा कि कुल रेवेन्यू यानी टोटल रेवेन्यू, कुल संप्राप्ति के बारे में आपको पढ़ना। टोटल रेवेन्यू क्या होता है, देखिए टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला हो जाता है एक वस्तु यानी एक इकाई वस्तु का बाजार मूल्य, यानी एक इकाई वस्तु का कीमत क्या है बाजार में वो मूल्य, गुना उत्पादित वस्तुओं की संख्या या फिर इकाई। टोटल आपका रेवेन्यू निकल जाएगा, यानी फॉर्मूला का टोटल रेवेन्यू जिसको TR कहते हैं, TR बराबर हो जाएगा P इंटू क्यू, TR इक्वल टू P इंटू क्यू। ठीक है, अब ये जो है ये क्या एक फॉर्मूला है, क्या निकालने का फॉर्मूला है भाई, टोटल रेवेन्यू निकालने का, यानी कुल संप्राप्ति निकालने का। संप्राप्ति तो आप समझ गए रेवेन्यू क्या होता है, लेकिन आप किसी फॉर्म का टोटल रेवेन्यू कैसे निकाल सकते हैं, कुल संप्राप्ति कैसे निकाल सकते हैं, तो उस फॉर्म के मतलब जितने भी वस्तु का उत्पादन करते हैं, यानी उत्पादित वस्तुओं की संख्या जितनी है उसको गुना कर देंगे एक वस्तु की कीमत पर, यानी एक वस्तु का कीमत बाजार मूल्य पर क्या है उससे गुना कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, टोटल रेवेन्यू निकल जाएगा, यानी कुल संप्राप्ति निकल जाएगा। ये आपका शॉर्ट फॉर्मूला हुआ TR बराबर P इंटू क्यू, यानी P गुना क्यू। TR बराबर टोटल रेवेन्यू, P जो है एक तरह से एक वस्तु का बाजार मूल्य पर प्राइस है, कीमत है, और Q जो है उत्पादित वस्तुओं की संख्या यानी इकाई है। यहां आपको बता दिया जा रहा है कि टोटल जो है TR जो है टोटल रेवेन्यू यानी कुल संप्राप्ति, और P क्या है एक वस्तु का बाजार मूल्य, एक यानी एक वस्तु का कीमत यानी बाजार मूल्य पर एक वस्तु का कीमत क्या होगा, Q जो है फर्म द्वारा उत्पादित वस्तुओं अर्थात निर्गत की कुल संख्या। निर्गत का मैंने आप लोग को पता, निर्गत का मतलब क्या होता है, यानी जो एक तरह से फर्म उत्पादन करते हैं, जो फर्म एक तरह से प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं उसी को क्या कहते हैं, निर्गत कहते हैं। आगत क्या होता है, जो एक तरह से फर्म उत्पादन करने में जो भी चीज का इस्तेमाल करते हैं उसको क्या कहते हैं, आगत कहते हैं। ये सारे चीज मैं एक तरह से क्लियर कर चुका हूं पिछले वाला चैप्टर में। ठीक है, तो आप समझ लिए TR निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। अब समझ लिए कि संप्राप्ति, कुल संप्राप्ति क्या होता है। अब आपको समझना है कि औसत संप्राप्ति यानी इसको कहते हैं एवरेज रेवेन्यू, ये क्या चीज होता है, औसत संप्राप्ति, कुल संप्राप्ति यानी TR तथा फर्म द्वारा उत्पादित वस्तु यानी निर्गत की कुल इकाई के मध्य के अनुपात को क्या कहेंगे, औसत संप्राप्ति कहेंगे। यानी औसत संप्राप्ति निकालने का सिंपल फॉर्मूला है आपका AR, इसको क्या कहते हैं, एवरेज रेवेन्यू कहते हैं। AR बराबर P इंटू क्यू, यानी P इंटू क्यू अपॉन क्यू, P इंटू क्यू अपॉन क्यू, यहाँ अपॉन क्यू दिया हुआ बराबर P, यानी औसत संप्राप्ति हो जाएगा कुल संप्राप्ति बटे कुल संप्राप्ति अपॉन कुल निर्गत इकाई। यानी कुल संप्राप्ति जो भी रेवेन्यू उसको मिल रहा है, टोटल रेवेन्यू को अगर भाग दे देंगे, टोटल रेवेन्यू को एक तरह से भाग दे देंगे किससे, कुल निर्गत इकाई से, यानी टोटल एक तरह से जो उत्पादित करता है, जो वस्तु बनता है उसकी संख्या से अगर भाग दे देंगे किसमें, कुल संप्राप्ति में, तो क्या निकल जाएगा भाई, औसत संप्राप्ति यानी एवरेज रेवेन्यू निकल जाएगा। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला है, कुल संप्राप्ति TR तथा फर्म द्वारा उत्पादित यानी निर्गत की कुल इकाई के मध्य के अनुपात को क्या कहेंगे, औसत संप्राप्ति, AR एवरेज रेवेन्यू कहते हैं। यह फॉर्मूला आप समझ लिए, कुल संप्राप्ति बटे कुल निर्गत इकाई बराबर औसत संप्राप्ति। अब ये फॉर्मूला की जगह शॉर्ट में आपको बताया जा रहा है कि AR यानी एवरेज रेवेन्यू क्या होता है। देखिए AR बराबर P इंटू क्यू अपॉन क्यू, यानी P इंटू क्यू अपॉन क्यू है क्या है, मतलब ये जो है P गुना क्यू क्या है, ये मतलब टोटल यानी TR निकालने का फॉर्मूला आप लोग को बताया। TR बराबर क्या बताया हमने आप लोग को, P इंटू क्यू। ठीक है, P इंटू क्यू, TR की जगह P इंटू क्यू रख सकते हैं। P इंटू क्यू या फॉर्मूला देखिए, TR की जगह P इंटू क्यू है। ठीक है, यही फॉर्मूला में बैठा दिया P इंटू क्यू, उसके बाद भाग दे दिए, ये भाग दे दिए किससे, Q से, यानी टोटल एक तरह से कुल निर्गत इकाई से भाग दे दिए, तो ये Q कट गया, ये Q कट गया, तो बराबर क्या बचा, P बचा। ठीक है, यानी AR बराबर मेरा क्या निकल गया, P निकल गया। अब ये देखिए औसत रेवेन्यू बराबर किसका निकलता है, यानी एक तरह से P के समान निकलता है। ठीक है, यहाँ जो P है, P क्या है भाई, एक वस्तु का बाजार मूल्य पर कीमत है, यानी एक वस्तु का बाजार मूल्य P निकल गया। ठीक है, Q फर्म द्वारा उत्पादित वस्तु की संख्या यानी निर्गत की संख्या। तो ये बात आप कह सकते हैं कि एवरेज रेवेन्यू जो निकला यानी औसत संप्राप्ति जो निकला वो P के बराबर निकला, यानी एक तरह से औसत यानी एक वस्तु का बाजार मूल्य निकला। ठीक है, यानी बाजार की कीमत पर, बाजार के लेवल पर, स्तर पर एक
एक वस्तु का जो कीमत है P, उसी के बराबर क्या निकल गया, औसत संप्राप्ति यानी AR, एवरेज रेवेन्यू। यानी फॉर्मूला की तरह आप यहाँ डिराइव कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो यहाँ आप एक तरह से ये फॉर्मूला को एक तरह से कंपैरिजन कीजिए, इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए और इसको ये समीकरण सेकंड मान लीजिए, ठीक है। दोनों समीकरण को आप मिलाएंगे तो निकल जाएगा आपका जो AR निकल जाएगा वो P निकल जाएगा, ठीक है, ARP निकल जाएगा, ठीक है। यानी क्या किया है, कुछ नहीं किया है, सिर्फ P और P/Q को जो किया है TR बटा ये P इंटू किया है, Q क्या है TR है, TR की जगह P इंटू Q रख दिए। उसके बाद टोटल जो एक तरह से कुल निर्गत इकाई है उसको भाग देते हैं तो टोटल P निकल गया। यानी आप कह सकते हैं कि औसत संप्राप्ति यानी एवरेज रेवेन्यू बराबर बाजार मूल्य पर एक वस्तु की यानी निर्गत की कीमत, ठीक है, ये क्लियर हो गया। और एवरेज रेवेन्यू, उसके बाद टोटल रेवेन्यू क्या चीज होता है ये सब समझ लिए। अगर समझ में नहीं आता तो प्लीज कमेंट सेक्शन आप लोगों का खुला हुआ है तो कमेंट कीजिएगा। तो अब आगे आपको पढ़ना है कि कीमत रेखा क्या कहते हैं। कीमत रेखा इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं भाई, प्राइस लाइन कहते हैं। ये होता है, ये बाजार कीमत और फर्म द्वारा उत्पादित वस्तु इकाई के स्तर के बीच के संबंध को दर्शाता है। कीमत रेखा बाजार की कीमत पर फर्म द्वारा उत्पादित वस्तु या फिर निर्गत इकाई के स्तर के बीच संबंध को दर्शाता है, ठीक है। ये हो गया आपका कीमत रेखा, ये प्राइस लाइन, ठीक है। सिंपल बात है, आप लोग को याद रखना है, ठीक है। अब आगे समझते हैं सीमांत संप्राप्ति, यानी टोटल संप्राप्ति पर ले, टोटल रेवेन्यू पर ले, AR पर ले, एवरेज रेवेन्यू पर ले, R पर ले, संप्राप्ति पर ले। आपको क्या पढ़ना है, सीमांत संप्राप्ति यानी मार्जिनल रेवेन्यू। ये क्या होता है कि कुल उत्पादित, यह कुल संप्राप्ति यानी TR में बदलाव और उत्पादित मात्रा में बदलाव के बीच का अनुपातिक मान होता है। इसे MR कहते हैं, यानी एक तरह से मार्जिनल रेवेन्यू से सूचित किया जाता है, MR से सूचित किया जाता है। इसको क्या कहेंगे भाई, MR कहेंगे, सीमांत संप्राप्ति। ये क्या होता है, अब आप फॉर्मूला के एक तरह से माध्यम से समझिए कि एक तरह से MR निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। MR बराबर डेल TR बाई डेल Q। ये आपका क्या निकल गया, फॉर्मूला निकल गया। यानी एक तरह से आपको कहा रहा है कि यह कुल संप्राप्ति यानी TR में चेंजिंग के कारण, TR में बदलाव के कारण जो होता है, उत्पादित मात्रा में जो बदलाव होता है उसी का अनुपातिक मान को क्या कहेंगे, सीमांत संप्राप्ति कहेंगे, ठीक है। यानी डेल TR बाई डेल Q, ठीक है। डेल TR किस में चेंजिंग को दर्शाता है, कुल संप्राप्ति में चेंजिंग को दर्शाता है, और डेल Q किस में चेंजिंग को दर्शाता है भाई, उत्पादित मात्रा यानी उत्पादित निर्गत की इकाई में चेंजिंग को दर्शाता है, परिवर्तन को, बदलाव को दर्शाता है डेल Q, ठीक है। इस तरह से आपका फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, MR बराबर डेल TR बाई डेल Q, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना, ये ऑब्जेक्टिव के रूप में काफी बार पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव के रूप में आपको बार बार पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। इसलिए आप लोग एक तरह से बढ़िया से इसको याद रखिए, माइंड में सेट करके रखिए इसको। या फिर MRN, ठीक है, ये MRN बराबर हो जाएगा MRN माइनस TRN माइनस 1। N जो है टर्म है, किस टर्म से, किस वस्तु का, एक तरह से N जो है नंबर ऑफ यूनिट्स, यानी नंबर ऑफ यूनिट्स किसका यूनिट है भाई, यानी निर्गत का यूनिट, इकाई यानी वस्तु का इकाई। कौन सा इकाई का आप MR निकालना चाहते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू यानी एक तरह से सीमांत संप्राप्ति निकालना चाहते हैं, N उसी की संख्या को यह डिनोट करता है। अब आगे बढ़ते हैं, इजी दिया है, यानी एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग को यहाँ बताया गया है, ठीक है, इजी। यानी मान चलिए 2 अमरूद को जो बेचने पर प्राप्त TR यानी टोटल रेवेन्यू हम लोग को 20 रुपया मिलता है। 2 अमरूद है, 2 अमरूद को बेचने पर टोटल रेवेन्यू मार्केट पर हम लोग को 20 रुपया मिलता है, और 3 अमरूद को बेचने पर टोटल रेवेन्यू 30 रुपया मिलता है। तो कुल संप्राप्ति जो हो जाएगा, कुल संप्राप्ति में बदलाव यानी डेल TR कैसे करते हैं, डेल का मतलब होता है चेंजिंग, परिवर्तन। 30 माइनस 20 तो क्या निकल जाएगा, 10 निकल जाएगा। यानी टोटल यानी डेल Q, डेल TR का मान क्या निकल गया, 10 निकल गया, ठीक है। अब निर्गत मात्रा में बदलाव क्या हो गया, डेल Q बराबर 3 माइनस 2, 3 अमरूद में 2 अमरूद घटा दिए तो माइनस बराबर क्या निकल जाएगा भाई, 1 निकल जाएगा। मतलब ये क्या हो गया, डेल Q का मान हो गया, ये हो गया आपका 10 जो हुआ, डेल TR का मान हो गया। अब आप फॉर्मूला में सेट कीजिए, डेल Q TR का मान आपके पास रखा हुआ है, डेल Q का भी मान रखा हुआ। अब आप MR बढ़िया से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। MR में फॉर्मूला में बैठा दीजिए, MR बराबर डेल TR बाई डेल Q, MR बराबर डेल TR बाई डेल Q, ठीक है। डेल T आपका क्या निकला था, डेल TR 30 माइनस 20 10 निकला था। उसके बाद डेल Q जो निकला था, डेल Q 3 माइनस 2 किए थे, 10 बटे 1 निकल गया। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, MR जो निकला वो कितना निकला भाई, 10 निकला, ठीक है। यानी इस स्थिति में मार्जिनल रेवेन्यू कितना निकला मेरा, 10 निकला, ठीक है। आपको न्यूमेरिकल के द्वारा मैं समझा दिया कि मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकाला जाता है। अब आगे हमको समझना है, अब आगे हमको जो समझना है फॉर्मूला का लाभ क्या होता है, वो सब चीज क्या होता है, वो सेकंड वीडियो में आप लोगों को समझा दूंगा। 2 वीडियो में इसका थ्योरी कंप्लीट करा लिया जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया, संप्राप्ति, सीमांत संप्राप्ति, कीमत रेखा क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग को नोट बनाते हुए चले, इससे ज्यादा शॉर्ट नोट आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए आप लोग, मैं चाहूंगा कि आप लोग नोट बनाते हुए चलिए। औसत रेवेन्यू क्या होता है, ये सब चीज पढ़ लिए, फॉर्मूला के साथ टोटल रेवेन्यू कैसे निकाला जाता है, रेवेन्यू क्या है, ये सब चीज पढ़े। कीमत स्वीकारक क्या होता है, इसका व्यवहार कैसा होता है, इसका व्यवहार
ऐसा होता है कि फॉर्म जो एक तरह से जो भी चीज़ का उत्पादन करता है उसको ये एक तरह से स्वीकार करना पड़ता है कि ये चीज़ का बाजार मूल्य पर कीमत कितना है, उसी कीमत के आधार पर वो वस्तु को बेच सकता है, कीमत एक तरह से अपना एक तरह से बेच करके अपना अर्निंग जो है अर्जित कर सकता है, नहीं तो फिर वो एक तरह से वो सामान उसका बर्बाद जाएगा, यानी असमर्थ रहता है। ठीक है, ये चैप्टर 4 था इकोनॉमिक्स का। चैप्टर 4 का नाम क्या था? पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फॉर्म का सिद्धांत, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर 4। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन से पूछे जाते हैं हर एक चैप्टर से। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से हर एक चैप्टर मायने रखता है। ठीक है, ये नहीं कि ये चैप्टर पढ़ा दिए, इसमें बोल दिए कि ये चैप्टर अगर इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि, इसका मतलब ये नहीं कि पिछला चैप्टर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। सारा चैप्टर को आप लोग को कंप्लीट करते हुए जाना है, थ्योरी कंप्लीट करते हुए जाना है। देखिए, थ्योरी कंप्लीट करने से क्या होता है कि आपको जो भी क्वेश्चन से पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, चाहे कहीं भी एग्जाम में, तो आपको एक तरह से सही सही आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं। ठीक है, सिर्फ आप एक तरह से आप समझिए कि जो भी चीज आपको पढ़ाया जा रहा है सिर्फ बोर्ड के लिए थोड़ा ना पढ़ाया जा रहा है। बोर्ड का एग्जाम तो क्या चीज है, एक तरह से वो सर्टिफिकेट लेने के लिए एक एग्जाम है, लेकिन आप लोग को मेन जो है मेन टारगेट आप लोग का क्या है? कंपटीशन में, कोई भी कंपटीशन आप लोग को एग्जाम पास करना है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम आप लोग इस युग में कंपटीशन एग्जाम अगर पास नहीं किए तो फिर कुछ नहीं हो सकता। अभी कंपटीशन का युग है, द कंपटीशन इरा, यानी कंपटीशन का इरा है। ठीक है, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िए, कोई भी चीज को पढ़ रहे हैं उसको ध्यान से पढ़िए। कोई भी कंपटीशन में अगर आपको पूछा जाए तो यही सब चीज पूछा जाता है बार बार। रेलवे हो गया, एसएससी हो गया और जो सब एग्जाम होते हैं ये सब चीज पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए आप लोग जो एक तरह से तैयारी करेंगे, अगर आप बोर्ड के एग्जाम के बाद कहीं अगर तैयारी करेंगे तो ये सब चीज आपको पढ़ना पड़ेगा दोबारा से। क्यों दोबारा पढ़ेंगे भाई? अभी ये से बढ़िया से पढ़ेंगे, क्या दिक्कत है? बढ़िया से अभी ये से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, एक तरह से बढ़िया से पढ़िए, सारा चीज एक तरह से डील हो जाएगा। ठीक है, आपका एग्जाम भी बढ़िया से निकल जाएगा, एक तरह से मार्क्स भी अच्छा उठा पाइएगा। उसके बाद जो है आगे जो टारगेट रखिएगा कंपटीशन का, उसमें भी आपको एक तरह से बहुत हेल्प करेगा। तो फिर अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल पर आपको तैयारी कराई जाती है। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।